तरह की मूवीज मिलती हैं जिसको देखने का चश्मा मैं आप लोगों को पहना सकूं, तो एक ऐसी ही मूवी मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं। 2014 में रिलीज हुई इस तमिल मूवी का नाम है कुक्कू। अब ये है किस बारे में वो सब छोड़ो, बस मेरा चश्मा पहनो और एक्सपीरियंस करो। हाँ, स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो मूवी की शुरुआत चेन्नई के एक रेलवे स्टेशन से होती है, जहां तमिल नाम के एक ब्लाइंड बंदे का मिसिंग पोस्टर लगा होता है। तभी वहां से गुजर रहा राजू मुर्गन नाम का बंदा उस पोस्टर को देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है। ये देखकर लगता है कि शायद वो इस तमिल को जानता होगा। खैर, इसके बाद वो फौरन उस पोस्टर पर लिखे हुए नंबर पर कॉल करता है और किसी इंग्लो नाम के बंदे से बात करता है कि मैं राजू मुर्गन बोल रहा हूँ, मैंने अभी तमिल का मिसिंग पोस्टर देखा है, तुम कहाँ हो, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। इस तरह अभी यह राजू मुर्गन वहाँ से जाने लगता है। अब रास्ते में वो अपने बारे में बताता है कि कुछ महीनों पहले तक तो वो एक रिपोर्टर की तरह काम करता था, लेकिन अब असिस्टेंट डायरेक्टर है। साथ ही जब वो रिपोर्टर था तभी उसे तमिल के बारे में पता चला था और इसी के साथ मूवी फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि कुछ समय पहले राजू किसी दूसरे गांव काम से गया था, जहां मंदिर का छोटा सा फेस्टिवल चल रहा था और कुछ लोग परफॉर्मेंस कर रहे थे। वहीं पहली बार उसकी नजर तमिल पर पड़ती है। असल में राजू तमिल का इंटरव्यू लेने आया होता है, क्योंकि तमिल की एक लव स्टोरी होती है और इसीलिए वो तमिल से उसकी लव स्टोरी सुनाने को कहता है। तमिल अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और फिर यहाँ से एक और फ्लैशबैक आता है। हम देखते हैं कि कुछ महीनों पहले एक जगह शादी चल रही होती है और तमिल अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ परफॉर्मेंस देने पहुंचा होता है। दरअसल इन लोगों का एक छोटा सा एंटरटेनमेंट ग्रुप होता है जिसमें तमिल सिंगर की तरह काम करता है। अब उसी शादी में कुछ ब्लाइंड लड़कियां भी आई होती हैं। उन्हीं में से एक लड़की का नाम सुदंद्रा कोड़ी होता है, जिसे सब शॉर्ट में कोड़ी कहते हैं। ये सब लड़कियां शादी अटेंड करने आई होती हैं। अब तमिल जब गाना गा रहा होता है तो लोग कहते हैं कि वो तो जूनियर इलियाराजा जैसा गाता है, यानी उसकी वॉइस इतनी स्वीट होती है कि एक बार सुन लो तो बार बार सुनने का मन करे। यहाँ तक कि कोड़ी भी उसका गाना सुनकर बहुत ही एंजॉय करती है। फिर परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद तमिल और उसका दोस्त इंग्लो संगीता नाम की लड़की के पास आते हैं, जो कि उनकी फ्रेंड होती है। अब ये कोड़ी असल में संगीता के साथ ही वहाँ आई होती है। खैर, अब संगीता कोड़ी का इंट्रोडक्शन कराती है और बताती है कि अभी जो गाना गाया था ना, वो तमिल ने गाया था, लोग उसे जूनियर इलियाराजा कहते हैं। ये सुनकर कोड़ी तमिल की बहुत ही तारीफ करती है और उससे कहती है कि उसे इलियाराजा के गाने बहुत ही पसंद हैं और तमिल ने बहुत अच्छा गाया। लेकिन तमिल और उसका दोस्त इंग्लो कोड़ी का मजाक उड़ाने लगते हैं, उसके नाम का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। तो कोड़ी भी पलटकर कहती है कि तुम्हारा भी कौन सा ढंग का नाम है, तमिल जैसे कोई सब्जेक्ट का नाम हो, अरे इंग्लिश या हिंदी कुछ और रख लेते। इस तरह दोनों तरफ से छेड़छाड़ चलती रहती है। इसी दौरान कोड़ी की वॉच का अलार्म बजने लगता है। उसमें से आवाज आती है, कुक्कू मेरी प्यारी बिटिया, मेरी नन्ही बिटिया। ये सुनकर तमिल फिर मजाक उड़ाता है कि ये कैसा घटिया रिंगटोन है, लेकिन तभी संगीता उसे डांटती है और बताती है कि ये उसके पापा की आवाज है और वही उनकी आखिरी निशानी है। वो वॉच उसके लिए बहुत कीमती है। फिर थोड़ी देर के बाद तमिल संगीता से पूछता है कि शादी में गिफ्ट लेकर आए हो या खाली हाथ ही आए हो। तो संगीता जवाब देती है कि हम लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं, पूरे 7 लोगों ने पैसा इकट्ठा करके एक अच्छा सा कुकर गिफ्ट में लाए हैं। अब ये सुनकर तमिल कहता है कि जब भी गिफ्ट देने जाओ तो हमें भी शामिल कर लेना, हम भी फोटो वोटो खिंचवा लेंगे। अब कुछ देर के बाद जब संगीता गिफ्ट देने से पहले तमिल को बुलाने लगती है तो कोड़ी उसे रोक देती है। वो कहती है कि उसे मत बुलाओ, पैसे हमने इकट्ठा किए हैं, गिफ्ट हमने खरीदा है, उसे क्यों बताना, हम ऐसे ही गिफ्ट देकर चले जाएंगे। तो इस तरह वो सभी लड़कियां स्टेज पर जाकर दुल्हा दुल्हन को गिफ्ट देती हैं और चुपचाप वहां से निकल जाती हैं। अब थोड़ी देर के बाद तमिल का बॉस, जो कि प्रोग्राम को अरेंज करता था, वो उसे देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम लोग अभी तक घर नहीं निकले, खाना पीना तो हो गया ना। तो इस पर तमिल कहता है कि हाँ वो सब तो हो गया, लेकिन अब वो संगीता के साथ गिफ्ट देकर ही निकलेगा। पर तभी बॉस बताता है कि संगीता तो यहाँ है ही नहीं और दूल्हा दुल्हन भी कब के निकल चुके हैं। ये सुनकर तमिल और इंग्लो के होश उड़ जाते हैं कि संगीता ने उन्हें क्यों नहीं बुलाया। फिर अगले दिन तमिल मार्केट में आता है, कुछ खरीदने नहीं बल्कि बेचने। अब प्रोग्राम और फंक्शन डेली तो होते नहीं, और वहाँ भी जब गाने वाला कोई ब्लाइंड सन हो तो ये चीज भी हर किसी को भाती नहीं। इसलिए तमिल खर्चा चलाने के लिए सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि छोटा मोटा काम भी करता है, जैसे मार्केट और मेट्रो में जाकर सामान बेचना। अब आज जब वो सामान बेचने निकलता है तो वहाँ संगीता भी आ जाती है। तभी उसकी आवाज सुनकर तमिल उसे डांटता है कि कल वो उसे बिना बताए चली गई, ऐसा करके उसने अच्छा नहीं किया। लेकिन संगीता सफाई देती है कि वो तो तमिल को बुलाना चाहती थी, लेकिन कोड़ी ने मना कर दिया था, क्योंकि भाई उसने भी तो पैसे डाले थे। अब ये सुनकर तमिल को बहुत ही गुस्सा आता है
और वो कहता है कि अगली बार जब कौड़ी सामने आएगी ना तो मैं उसे मजा चखाऊंगा। अब दूसरी तरफ उसी बाजार में हमें एक पॉलिटिकल बंदा भी दिखाई देता है। उसके साथ कौड़ी का भाई शेखर और उसका दोस्त जिलाकी होते हैं। इस समय कौड़ी टीचर ट्रेनिंग कर रही होती है, इसलिए शेखर उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बहन की पढ़ाई इसी साल खत्म हो जाएगी और वो टीचर बनना चाहती है। लेकिन वो आदमी साफ कह देता है कि जॉब ऐसे नहीं मिलती। उसे पता है कि कौड़ी ब्लाइंड है, फिर भी उसे कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इस तरह वो उससे 3 लाख रुपए मांगता है और कहता है कि पैसे मिल गए तो उसकी बहन की नौकरी पक्की। अब ये सुनकर शेखर शॉक में रह जाता है कि इतने पैसे वो कहां से लाएगा। उधर तमिल और इंग्लो एक स्टेशन पर बैठे होते हैं, जहां 2 लोगों के बीच में एक छोटी सी शर्त चल रही होती है। भाई अब इन दोनों के नाम भी बहुत ही अजीब हैं। एक का नाम होता है गवर्नर और दूसरे का पीएम। तमिल उससे उस शर्त के बारे में पूछता है और यार ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि चुन चुन कर नाम रखे गए हैं इस मूवी में। अब तमिल उससे उस शर्त के बारे में पूछता है तो पीएम बताता है कि 2 साल से एक आदमी एक ही सीट पर बैठा रहता है। जो भी उसके पास भीख मांगने जाता वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करता। पीएम ने उसी आदमी पर बेट लगाया था कि आज भी वो कुछ नहीं बोलेगा। तो इस तरह से गवर्नर ने भी जाकर उससे कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया और इस तरह से गवर्नर अपनी शर्त हार गया। अब यहाँ पर जिस ट्रेन में तमिल और इंग्लो अपना सामान बेच रहे होते हैं, ठीक उसी कंपार्टमेंट में कौड़ी भी आ जाती है। वो किसी से कहती है कि अगर स्टेशन आ जाए तो उसे इन्फॉर्म कर देना, और बस इतने में ही तमिल उसकी आवाज पहचान लेता है। साथ ही वो उसके कदमों की प्लेसमेंट के हिसाब से भी कंफर्म कर लेता है कि ये कौड़ी ही है। असल में तमिल की ये खासियत है कि वो लोगों के फुट स्टेप्स को सुनकर ही पहचान लेता है कि सामने कौन है। अब वो उस दिन का बदला लेने की प्लानिंग बनाता है। वो नोटिस करता है कि कौड़ी ने जिससे स्टेशन के बारे में बताने को कहा है वो उसका ही दोस्त है, इसलिए वो फौरन उसके पास जाकर कहता है कि उस लड़की ने जिस स्टेशन का पता बताने को बोला है उसको वो ना बताकर गलत स्टेशन का पता बता दे। साथ ही इसके लिए तुम्हें 100 रुपए मिलेंगे। अब पहले तो दोस्त मना करता है, लेकिन बात दोस्ती की है इसलिए बिना पैसे के ही मान जाता है। इस तरह वो कौड़ी को गलत डायरेक्शन बता देता है कि यहाँ से 4 स्टेशंस के बाद उतरना, आपका स्टेशन आ जाएगा। अब दोस्तों वैसे तो ब्लाइंड लोग डेली आने जाने वाले रास्तों को अच्छी तरह से मैप करके याद कर लेते हैं, लेकिन कौड़ी आज ऐसा इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि आज उसका इस रास्ते पर पहली बार जाना हो रहा था, और वो भी अपने नए कॉलेज को लेकर, जहां आज उसका पहला दिन होने वाला था। खैर फिर अगले दिन वो अपनी फ्रेंड्स को यही बात बताती है कि किसी ने उसे गलत एड्रेस बता दिया और पहले ही दिन वो कॉलेज के लिए लेट हो गई। इसी बीच संगीता कहती है कि एक बार उस आदमी को पहचान लो फिर हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। तभी तमिल और उसका दोस्त वहां से गुजरते हुए संगीता से मिलते हैं और पूछते हैं कि वो वहां क्यों हैं। फिर संगीता उन्हें जो हुआ वो बता देती है, जिसे सुनकर तमिल और उसका दोस्त अंदर ही अंदर खुश होने लगते हैं। हालांकि संगीता कहती है कि अब हम आज जाएंगे तो ट्रेन में उस आदमी के बारे में पता करेंगे जिसने कौड़ी को गलत एड्रेस बताया था। पर तभी इंग्लो तमिल से कहता है कि यार वो गवर्नर तो ट्रेन के जनरल डिब्बे में होता है, इसलिए अगर कौड़ी ने उसे पहचान लिया तो वो सारा सच बता देगा और तमिल फंस जाएगा। इसके बाद तमिल और उसका दोस्त ट्रेन के आते ही उसमें चढ़कर गवर्नर को ढूंढने निकल पड़ते हैं और फिर आखिर में उस तक पहुंच भी जाते हैं। इसके बाद तमिल उसे दोस्ती का वास्ता देकर कहता है कि भाई संगीता को सच मत बताना कि मैंने वो सब करने को कहा था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि गवर्नर के ठीक पीछे ही कौड़ी और संगीता होती हैं, जो कि गवर्नर को ढूंढ चुकी थी और इस वक्त वो तमिल की सारी बातें भी सुन चुकी थी। असल में ये जो गवर्नर है ये ब्लाइंड नहीं है बल्कि फिजिकली चैलेंज्ड होता है, इसीलिए वो तमिल को चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन तमिल समझ नहीं पाता और इसी बीच गुस्से में कौड़ी उसके सिर पर अपनी स्टिक से मार देती है, जिससे कि उसके सिर से थोड़ा खून भी निकल आता है। फिर उसी शाम तमिल अपने बॉस के पास जाता है। बॉस उसके जख्म के बारे में पूछता है तो तमिल झूठ बोल देता है कि वो ट्रेन से गिर गया था। यहाँ ये भी पता चलता है कि तमिल के बॉस की 2 पत्नियां हैं। अब दूसरे सीन में कुबेरन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। जब वो किसी दुकान के पास होता है तो तमिल का गाना सुनकर तुरंत स्टेज के पास आ जाता है। यहाँ तमिल उस वक्त बहुत ही दुखी होता है क्योंकि एक लड़की ने उसे मारा था, इसलिए वो सैड गाना गा रहा होता है और वही गाना कुबेरन के दिल को छू जाता है। फिर वो कुबेरन तमिल और उसके ग्रुप से अच्छी दोस्ती कर लेता है। खैर अगले दिन तमिल और उसका दोस्त स्टेशन पर कौड़ी का इंतजार करते रहते हैं। तमिल गुस्से में होता है कि अगर वो लड़की दिख गई तो उसे थप्पड़ मारेगा, लेकिन तभी भीड़ में वो कौड़ी के फुट स्टेप्स को सुनकर पहचान लेता है कि वो आ रही है। इतने में उल्टा कौड़ी उसे बुलाते हुए पास आती है और कहती है कि उसे अकेले में कुछ बात करनी है। फिर वो अपने गॉड से प्रे करने लगती है
क्योंकि वो क्रिश्चियन होती है। इसलिए तमिल के जख्म पर हाथ रखकर माफी मांगती है और उसके ठीक होने की प्रार्थना करती है। अब यहाँ पहली बार किसी लड़की ने तमिल को टच किया था, इसलिए एकदम से तमिल का सारा गुस्सा प्यार में बदल जाता है। मतलब सख्त लौंडा पिघल जाता है। अब अगले दिन तमिल जब ट्रेन में कुछ सामान बेच रहा होता है, भीड़ में उसे फिर से कौड़ी के फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं और वो पहचान लेता है कि उसी कंपार्टमेंट में कौड़ी है। फिर वो उसके पास जाकर बात करने लगता है और कुछ दिनों तक तमिल अच्छी तरह से तैयार होकर हर स्टेशन पर कौड़ी का इंतजार करता है और ऐसे कई काम करता है कि कौड़ी उसे पहचान ले, लेकिन कौड़ी उसे पहचान नहीं पाती। फिर एक दिन संडे को तमिल किसी की लॉ की किताब को लेकर रीडिंग क्लास में जाने लगता है, क्योंकि वहाँ कौड़ी भी आती जाती रहती है। यहाँ हर ब्लाइंड स्टूडेंट के साथ एक वॉलंटियर होता है, इसलिए तमिल को अच्छी तरह से पता होता है कि कौड़ी कहाँ बैठती है। फिर वो अपनी वॉलंटियर से कहता है कि मैडम यहाँ नहीं बैठेंगे, थोड़ा आगे चलिए। इस तरह वो कौड़ी को ढूंढकर उसके पास बैठ जाता है। इधर कौड़ी का वॉलंटियर विनोद होता है। हालांकि तमिल पढ़ाई करने नहीं बल्कि कौड़ी को इम्प्रेस करने के लिए गया था, इसलिए वो उसकी ही बातें ऑब्जर्व करता रहता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद तमिल संगीता से विनोद के बारे में पूछता है, तो संगीता बताती है कि वो कौड़ी का रीडर है। तो ये सुनकर तमिल थोड़ा जेलस महसूस करता है। फिर वो अपने दोस्त इंग्लो से कहता है कि अच्छे से देखकर बताओ कि विनोद कैसा दिखता है। हालांकि इंग्लो को भी 90% ब्लाइंडनेस होती है, इसलिए वो तमिल से कहता है कि उसके मुकाबले में तो तुम ही हैंडसम हो, ये लड़की तुम्हारी ही है, टेंशन मत लो। तो ये सुनकर तमिल बहुत ही खुश हो जाता है और शर्माने लगता है। इसके बाद तमिल संगीता और कौड़ी को हॉस्टल के पास ड्रॉप करने ले जाता है, जहाँ रास्ते में कौड़ी कहती है कि उसे अपने भाई से मिलना है। असल में उसका भाई शेखर एक एटीएम के पास सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। फिर थोड़ी देर के बाद कौड़ी अपने भाई के पास जाकर उसे बुलाती है, लेकिन शेखर जवाब ही नहीं देता, बल्कि दूसरे आदमी से कहलवा देता है कि शेखर यहाँ मौजूद नहीं है। अब ये सुनकर तमिल कौड़ी से कहता है कि तुम्हें फोन करके आना था, इतनी दूर आकर टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन कौड़ी कहती है कि उसका भाई वही था, लेकिन उसने झूठ बुलवाया। दरअसल कौड़ी को कुछ पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए वो अपने भाई के पास आई थी। फिर जब ये बात तमिल को पता चलती है तो वो हेल्प करने का ऑफर देता है, पर कौड़ी गुस्सा होकर कहती है कि मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं क्या। पर तभी संगीता उसे समझाती है कि तमिल से पैसे ले लो, बाद में लौटा देना। तमिल भी कहता है कि वो चैरिटी नहीं दे रहा, बस मदद कर रहा है। इसके बाद उसी रात वो कुबेरन तमिल के बॉस के घर पर आकर उन लोगों के साथ खाने पीने लगता है और इसी बातचीत में तमिल बताता है कि उसे कौड़ी से प्यार हो गया है। इस पर कुबेरन उसे सलाह देता है कि उसे बिना देरी किए प्रपोज कर देना चाहिए और फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। तभी तमिल का दोस्त इंग्लो कहता है कि एक अच्छी सी पोइट्री बनाकर कैसेट में रिकॉर्ड कर दो और उसके बैग में रख दो, देखना कविता सुनकर वो भी तुमसे प्यार करने लगेगी। ये आइडिया तमिल को बहुत ही अच्छा लगता है और वो कैसेट रिकॉर्ड करने में लग जाता है। फिर अगले दिन तमिल और इंग्लो कौड़ी के कॉलेज जाते हैं, जहाँ संगीता भी बैठी होती है। तभी इंग्लो वो कैसेट कौड़ी के बैग में रख देता है। हालांकि उस वक्त कौड़ी वहां नहीं होती, क्योंकि वो रिपोर्ट सबमिट करने गई होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो संगीता के पास आती है और बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले विनोद ने कॉल किया था, वो मुझसे कुछ कहना चाहता है और मैं भी उसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उसी की मदद से आज रिपोर्ट सबमिट कर पाई। इस पर संगीता कहती है कि वो विनोद बात करना चाहता है, मतलब वो तुम्हें प्रपोज करने वाला है। अब ये सुनकर कौड़ी हल्का सा शर्मा जाती है, यानी कौड़ी भी विनोद से वन साइडेड प्यार करती है। अब तमिल उनकी सारी बातें सुन लेता है और बेचारा अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि विनोद वहां आता है और कौड़ी को अपने साथ ले जाता है। वो उसे कोई सरप्राइज देना चाहता था। इसके बाद तमिल संगीता को अपने प्यार के बारे में बताता है कि वो कौड़ी को प्रपोज करने वाला है, लेकिन संगीता उसे रोकती है और कहती है कि ऐसा मत करो, वो तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। संगीता बताती है कि कौड़ी की लाइफ में सिर्फ 2 गोल्स हैं, एक टीचर बनकर जॉब हासिल करना और दूसरा किसी ऐसे इंसान से शादी करना जिसे आंखों से दिखता हो। अब ये सुनकर तमिल और दुखी हो जाता है, क्योंकि वो कभी अपनी आंखों से देख नहीं पाएगा। इसके बाद वो संगीता से रिक्वेस्ट करता है कि जब कौड़ी यहाँ आए तो वो उसके बैग में से कैसेट निकाल दे, जिससे कौड़ी को तमिल के कैसेट के बारे में कुछ भी पता ना लगे। तो संगीता इसके लिए मान जाती है। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि वो विनोद वापस कौड़ी को वही ड्रॉप करने आता है और ठीक उसी मोमेंट पर तमिल को खबर मिलती है कि उसके गांव में उसकी माँ का देहांत हो गया है। इसलिए तमिल अब अपने गांव के लिए निकल जाता है और वहां जाकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। अब कुछ समय बीतने के बाद अचानक एक दिन विनोद तमिल को कॉल करता है और बताता है कि अगले हफ्ते उसकी शादी है। वो कहता है कि कौड़ी ने तुम्हारा नंबर दिया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शादी में आकर अच्छे से गाना गाओ, उसने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। तमिल ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और कह देता है कि वो जरूर आएगा।
साथ ही जब ये बात उसके बाकी दोस्तों को पता चलती है तो वो भी उदास हो जाते हैं। फिर शादी वाले दिन तमिल और इंग्लो वहां पहुंचते हैं और वहां संगीता और कौड़ी भी बैठी होती हैं। तमिल सोचता है कि विनोद और कौड़ी की शादी हो रही है जबकि दुल्हन कोई और होती है, इसलिए ये जाने बिना वो कौड़ी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने लगता है। पर तभी संगीता उसे रोकती है और कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ विनोद और कौड़ी की शादी नहीं हो रही। फिर वो बताती है कि उस दिन विनोद कौड़ी को कॉलेज से पिक करके एक रेस्टोरेंट ले गया था जहाँ पहले से एक लड़की मौजूद थी। विनोद ने उस लड़की से इंट्रोडक्शन करवाते हुए कौड़ी से कहा कि वो लड़की उसकी मंगेतर है और कुछ दिनों में उनकी शादी होने वाली है। अब ये सुनकर कौड़ी का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने तो कुछ और ही सोचा था कि विनोद उसे प्रपोज करेगा। इतना ही नहीं, उसी दौरान वो लड़की कौड़ी को पुराने कपड़े देने लगती है, ये कहते हुए कि ये उसके लिए ठीक रहेंगे, इसलिए वो दान कर रही है। लेकिन कौड़ी उन कपड़ों को नहीं लेती और बहुत शर्मिंदा महसूस करती है, इसलिए वो विनोद से कहती है कि वो उसे तुरंत कॉलेज के पास ड्रॉप कर दे क्योंकि उसे भूख भी नहीं है। अब ये सुनने के बाद तमिल भी दुखी हो जाता है और दूसरी बार समझ जाता है कि कौड़ी एक खुददार लड़की है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौड़ी को जिलाकी पिक करने आता है। जिलाकी कोई और नहीं बल्कि कौड़ी के भाई शेखर का दोस्त है, वही जो उस नेता से कौड़ी की नौकरी की बात करने गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि इसका भी इरादा कौड़ी से शादी करने का होता है। अब वो कौड़ी को घर छोड़ने से पहले एक बेकरी पर रुकता है, केक खरीदता है, थोड़ा खुद खाता है और फिर बाकी का केक कौड़ी को देने लगता है। लेकिन कौड़ी को उसके खाने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो गुस्से में उसे फेंक देती है। दूसरी तरफ कौड़ी का भाई शेखर और उसकी पत्नी ऑटो में बैठकर सीक्रेट बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि शेखर की पत्नी प्रेग्नेंट होती है और तभी उसे पता चलता है कि शेखर ने 3 लाख रुपए का लोन लिया है, जिसके पता चलते ही वो उससे नाराज हो जाती है। हालांकि शेखर उसे समझाने लगता है कि अगर इन रुपयों से कौड़ी की जॉब लग गई तो हर महीने के 20,000 रुपए हमें मिलते रहेंगे, बाकी उसका खर्चा ज्यादा कुछ है नहीं, तो सारा पैसा हमें ही तो मिलेगा। अब ये सब वो अपनी बीवी को समझा तो देता है, लेकिन शॉकिंगली ये सारी बातें कौड़ी सुन लेती है और बहुत ही दुखी होती है। फिर अगले दिन कौड़ी वापस हॉस्टल आती है और तभी उसे अपने बैग में तमिल की वो कैसेट मिलती है जिसे सुनीता निकालना भूल गई थी, और ऊपर से कौड़ी ने वो बैग काफी दिनों से चेक भी नहीं किया था। आज उस कैसेट के मिलने पर वो उसे प्ले करती है तो कविता सुनने के बाद उसे समझ में आता है कि तमिल उससे कितना प्यार करता है। यहाँ संगीता भी उसके पास होती है और तमिल के बारे में कुछ अच्छी बातें बताती है। फिर एक दिन कौड़ी और उसके दोस्त कहीं जा रहे होते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। ठीक उसी वक्त तमिल और इंग्लो भी वहां आ जाते हैं और इसी दौरान कौड़ी की वॉच का अलार्म बजने लगता है। फिर बारिश रुकने के बाद जब सब लोग वहां से जाने लगते हैं तो कौड़ी अपनी वॉच खो देती है। वो संगीता से कहती है कि उसकी घड़ी कहीं गुम हो गई है, जिस पर संगीता कहती है कि इतने ट्रैफिक में हम लोग उसे कहां ढूंढेंगे। लेकिन तमिल ये सुन लेता है और तुरंत वॉच को ढूंढने लग जाता है। अपनी खास हियरिंग स्किल की वजह से वो भीड़ में भी वॉच के साउंड को पहचान लेता है और आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। वो वॉच को वापस लाकर कौड़ी को देता है और देते वक्त कहता है कि ये रहे तुम्हारे पापा। इन शब्दों को सुनते ही कौड़ी को पहली बार तमिल का एहसास होता है। तभी फिर से तेज बारिश होने लगती है, जिसके बाद कौड़ी जानबूझकर तमिल को साइड में लेकर जाती है और कहती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। अब ये सुनकर तमिल शर्माने लगता है और उसका टूटा हुआ दिल जैसे फिर से प्यार के फेविकॉल से जुड़ जाता है। इसके बाद सीन उसी जगह शिफ्ट होता है जहां राजू ने तमिल और दी होने वाली है और इस तरह वो राजू को भी शादी में आने के लिए एडवांस में बोल देते हैं। हालांकि जस्ट उसके 4 दिन के बाद तमिल ने उसे कॉल करके कहा था कि वो अभी उनकी स्टोरी पब्लिश ना करे क्योंकि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। इसलिए राजू ने उस स्टोरी को वहीं रोक दिया और कभी पब्लिश नहीं किया। फिर इसके बाद वो जर्नलिज्म छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में चला गया और अब जब राजू वो मिसिंग पोस्टर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इसलिए वो उसी बारे में जानने के लिए उसके दोस्त इंग्लो को कॉल करता है। तभी वो एक स्टेशन पर देखता है कि कुछ लोग तमिल को बहुत मार रहे होते हैं। इसके बाद राजू उसे बचाकर साइड में ले जाता है। दोनों पहले सेफली इंग्लो के पास जाते हैं। फिर राजू पूछता है कि तमिल को क्या हुआ और उसकी मिसिंग पोस्टर क्यों लगी है। तो इंग्लो बताता है कि सर, उस लड़की के जाने के बाद ये पागल सा हो गया। जिस भी लड़की के पास परफ्यूम की स्मेल आती है ये उसका हाथ पकड़कर पूछने लगता है कि क्या वो कौड़ी है। इस पर लोग उसे गलत समझकर मारने लगते हैं। अब कहानी यहाँ से फिर से फ्लैशबैक में लौटती है, जहां हम देखते हैं कि तमिल और कौड़ी एक जगह तय कर लेते हैं कि अपने अपने काम खत्म करके वहीं मिलेंगे, एक प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर। बाद में कौड़ी तमिल से कहती है कि वो तो उसकी चप्पलों की आवाज सुनकर उसे पहचान लेता है, लेकिन वो उसे अभी तक पहचान नहीं पाई, इसलिए वो उसे एक परफ्यूम देती है ताकि वो उसे पहचान सके।
फिर अगले दिन कौड़ी और उसके दोस्त स्टेशन पर तमिल का इंतजार करते हैं। तभी कौड़ी को लगता है कि तमिल पहुंच चुका है। वो उसके पास जाकर कहती है कि वो एक जरूरी बात करना चाहती है। वो बताती है कि उसने अपना वेट चेक किया था 58 केजी और मशीन वाले कार्ड में लिखा था कि उसका सपना पूरा होगा। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि असल में सामने आया हुआ आदमी तमिल नहीं बल्कि कोई और होता है। वैसे दोस्तों, मैं जिस मशीन की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होगा जो पहले मेलों में जाया करते थे और वहां पर वो मशीन हमें सिक्का डालने के बाद हमारा वेट और फ्यूचर बताती थी। वैसे क्या आपने कभी वो मशीन यूज की है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद कौड़ी फिर किसी और को तमिल समझकर वही बात बताने लगती है। इस तरह अब काफी देर के बाद तमिल उसके पास आता है। इस पर कौड़ी उसे डांटती है कि उसने परफ्यूम सिर्फ उसके यूज के लिए दिया था, लेकिन उसने सबको क्यों बांट दिया। और आखिर में वो नाराज होकर चली जाती है और तमिल का फोन भी नहीं उठाती। फिर उसी रात जब कौड़ी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है तो उसे फिर से उसी परफ्यूम की स्मेल आने लगती है। वो खिड़की के पास जाकर देखती है तो तमिल पाइप चढ़कर इंग्लो और कुबेरन के साथ उसके कमरे तक आया था। तमिल उससे सॉरी बोलता है, जिसके बाद कौड़ी उसको वही 58 केजी वाला ड्रीम कार्ड बताने लगती है। दोस्तों, ये सीन बहुत ही खूबसूरती के साथ शूट किया गया है। कहीं से भी फालतू और जबरदस्ती वाला नहीं लगता जैसे आजकल की मूवीज में होता है। अब एक दिन कौड़ी का भाई शेखर किसी कस्टमर से झगड़ा कर बैठता है और इसी वजह से उसकी जॉब चली जाती है। बाद में शेखर और उसका दोस्त जिलाकी एक बार में बैठकर शराब पी रहे होते हैं। शेखर जिलाकी को बहुत थैंक यू बोलता है क्योंकि वही कौड़ी से शादी करने वाला होता है और इसी चक्कर में वो शेखर का कर्जा भी धीरे धीरे उतार रहा होता है। दूसरी तरफ कौड़ी तमिल को अपने रेगुलर चर्च लेकर जाती है, यानी प्रार्थना वगैरह करवाने के लिए। तभी उसी चर्च की लाइट्स चली जाती हैं। मौके का फायदा उठाकर तमिल कौड़ी के पास जाकर थोड़ा रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही कैंडल जलती हैं, सारे लोग इन लोगों को देख लेते हैं। इससे कौड़ी बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है। उसे लगने लगता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसका नाम ही बदनाम हो गया। लेकिन तमिल उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। इसके बाद तमिल अपने बॉस से कौड़ी का इंट्रोडक्शन करवाने लाता है। तमिल ने कुछ पैसे भी उसी के पास जमा करके रखे होते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसे ले ले। इसलिए वो सोचता है कि ये पैसा अब उसकी शादी में काम आएगा। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स भी बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके ग्रुप में से एक आदमी की शादी होने वाली है। फिर उसी रात कौड़ी का भाई कौड़ी के पास आकर शादी की बात करता है। वो कहता है कि उसका फ्रेंड जिलाकी कौड़ी से शादी करना चाहता है और शादी की डेट भी फिक्स कर दी गई है। ये सुनकर कौड़ी के होश उड़ जाते हैं। वो अगले दिन यही बात तमिल से कहने आती है, पर उस वक्त तमिल अपने ग्रुप के साथ बैठा होता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के सामने कौड़ी को दिखाकर पूछता है कि बताओ मेरी कौड़ी कैसी लग रही है। अब तमिल की ये हरकत कौड़ी को पसंद नहीं आती और बिना कुछ कहे गुस्से में वो वहां से चली जाती है। इसके बाद तमिल बार बार उसे फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। फिर रात में तमिल चर्च जाता है जहां कौड़ी पहले से होती है। अब तमिल उससे सॉरी बोलने के लिए अपने हाथ को कैंडल से जलाने लगता है, जिसे देखकर एक औरत उसे टोकने लगती है। इससे ये बात कौड़ी को पता लग जाती है और फिर वो फौरन तमिल का हाथ वहां से हटा देती है। इसके बाद वो उसे मेन बात बताती है कि उसका भाई उसकी शादी करवाना चाहता है, लेकिन तमिल तुरंत कह देता है कि उससे पहले तो वो दोनों शादी कर लेंगे। फिर वो उसे हग भी करता है और दोनों धीरे धीरे शॉपिंग वगैरह करने लगते हैं और शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस तरह शादी की तारीख से एक दिन पहले कौड़ी फोन पर तमिल से लगातार बात करती रहती है कि वो कहाँ आएगी और कैसे आएगी। लेकिन ठीक उसी वक्त कौड़ी की बातें उसकी भाभी सुन लेती है। फिर ये बात शेखर को बताई जाती है, जो कौड़ी को बहुत ही डांटता और मारता है। और उधर जिलाकी भी तमिल के पास जाकर उसे भी बहुत मारता पीटता है। इस तरफ कौड़ी अपने भाई से साफ कह देती है कि वो जिलाकी से शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो तमिल से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। लेकिन उसका भाई भी कहता है कि वो तमिल से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी जॉब के लिए जो 3 लाख रुपए खर्च किए गए थे उसका कर्जा जिलाकी चुका रहा है। इस पर कौड़ी जल्दी से तमिल को कॉल करके कहती है कि वो फटाफट 3 लाख रुपए इकट्ठा कर ले ताकि वो पैसा भाई को देकर फ्री हो जाए। तमिल भी कह देता है कि वो फिक्र ना करे, वो इंतजाम कर लेगा। इस तरह से वो अपने जान पहचान वालों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर आखिरकार 3 लाख रुपए जमा कर लेता है। अब इसी बीच कौड़ी का भाई उसे लेकर दूसरे गांव चला जाता है ताकि चर्च में उसकी शादी जिलाकी से करवाई जा सके। कौड़ी को समझ ही नहीं आता कि ये जगह कौन सी है। ऊपर से उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और इसी दौरान तमिल जब कौड़ी को फोन करता है तो फोन जिलाकी उठाता है। तमिल कहता है कि उसने 3 लाख रुपए जमा कर लिए हैं, कहाँ हो तुम, पैसे लाकर देता हूँ। लेकिन शेखर और जिलाकी उससे झूठ बोलते हैं कि कौड़ी बिल्कुल सेफ है और उसका इंतजार कर रही है, पैसे लेकर इसी एड्रेस पर आ जाओ।
असल में उनका प्लान तमिल को वहां बुलाकर मारपीट करके भगा देने का होता है। इधर मौका देखकर कौड़ी वहां से भागने की कोशिश करती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहां पर है, पर फिर भी वो बस आवाजों को फॉलो करती रहती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले सारी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्शन की वजह से चेकिंग चल रही थी। पर तमिल जिस बस में होता है उसे भी चेक किया जाता है। अब उसके बैग में काफी पैसे मिलते हैं, इसलिए पुलिस उन पैसों को जब्त कर लेती है। उधर कौड़ी रात के वक्त आखिरकार किसी हाईवे के पास पहुंच जाती है, जहां दो आदमी अपनी गाड़ी रोककर टॉयलेट के लिए उतरते हैं और कौड़ी को देख लेते हैं। वो उसको देखकर पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। तो कौड़ी उन्हें अपने बारे में बताती है और कहती है कि क्या वो उसे चेन्नई ड्रॉप कर सकते हैं, उसे एक आदमी से मिलना है। अब ये सुनकर वो गाड़ी वाला उसे लिफ्ट दे देता है। उधर दूसरी तरफ पुलिस वाले तमिल को पुलिस स्टेशन ले आते हैं, जहां तमिल उन्हें समझाने की कोशिश करता रहता है कि पैसे उसके ही हैं और उसे किसी को देने हैं। इसी बीच कौड़ी उस आदमी का फोन लेकर तमिल को कॉल करने लगती है, लेकिन पुलिस वाले उसका फोन भी उसे नहीं देते। फिर बहुत देर के बाद पुलिस वालों को समझ में आता है कि तमिल ब्लाइंड है और वो जो कह रहा है वो सच है। तब जाकर वो इंस्पेक्टर उसे उसके एड्रेस के पास ड्रॉप करने लगता है, क्योंकि वहीं पर कौड़ी आने वाली होती है। अब तमिल उस पुलिस वाले को बहुत थैंक यू बोलता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसके पैसों में से 50,000 रुपए मिसिंग है। मतलब पुलिस वालों ने पैसे हड़प लिए थे। फिर वो उसी पुलिस वाले को बुलाते हुए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन तभी एक गाड़ी आकर तमिल को टक्कर मार देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद कौड़ी जिस गाड़ी में बैठी होती है वो भी उसी रास्ते से गुजरती है। अब वो गाड़ी वाला तमिल की मदद करने के लिए उतरता है और इस तरह से अब इत्तेफाक से एक ही गाड़ी में तमिल और कौड़ी दोनों होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। फिर वो आदमी तमिल को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और इसी दौरान कौड़ी अपने वार्डन को भी वहां बुला लेती है और अपने भाई के बारे में सब बता देती है। इसके बाद हॉस्पिटल से जाने से पहले वो तमिल के पास जाकर प्रेयर करती है, ये जाने बिना कि वो उसका तमिल ही है। फिर अगले दिन शेखर और जिलाकी कौड़ी को लेने उसके हॉस्टल के पास आते हैं, लेकिन वार्डन उन्हें पुलिस की धमकी देकर वहां से भगा देती है। उधर तमिल हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा होता है। उसके फ्रेंड्स उसकी मिसिंग पोस्टर्स कुछ जगहों पर चिपकाने लगते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि तमिल कहाँ है। इसी बीच शेखर कौड़ी को लेकर एक मॉर्ग में आता है ताकि उसे यकीन दिला सके कि तमिल मर चुका है, लेकिन कौड़ी पहचान लेती है कि तमिल नहीं मरा। इसलिए वो हर रोज उसी प्लेटफॉर्म के पास जाकर तमिल का इंतजार करती रहती है। कुछ दिनों के बाद कौड़ी इस जिंदगी से तंग आकर शहर को छोड़ देती है और इसी के साथ कहानी अब फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां तमिल और इंग्लो ये सारी बातें राजू को बता रहे होते हैं। तमिल को अभी भी यकीन होता है कि उसकी कौड़ी जरूर वापस आएगी। इसके बाद राजू अपने एडिटर से बात करके इन दोनों की स्टोरी को मैगजीन में छपवाने लगता है। और दोस्तों, यहाँ सामने आता है इस मूवी का एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। वो बंदा याद है आपको, जिसके रिएक्शन को लेकर जनरल डिब्बे में पीएम और गवर्नर की शर्त लगी थी? हाँ, वही बंदा जो कभी रिएक्ट नहीं करता था, वो अब जाकर कुछ रिएक्ट करता है। असल में वो उस मैगजीन को पढ़कर एक स्टेशन पर कौड़ी को पहचान लेता है, जिसके बाद वो तुरंत राजू को फोन करके बताता है कि उसने कौड़ी को देखा है, वो मुंबई में है। अब ये सुनकर राजू बहुत ही खुश होता है। वो उसी वक्त तमिल को फोन करके कहता है कि कौड़ी फिलहाल मुंबई में है, लेकिन फिलहाल वो हैदराबाद में शूटिंग पर है, इसलिए लौटकर तमिल को मुंबई लेकर जाएगा। पर तमिल राजू के आने से पहले ही खुद मुंबई की ट्रेन पकड़ लेता है और अकेले निकल पड़ता है। अब वहां वो गलती से पुणे जंक्शन पर उतर जाता है और वहां लोगों से पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि मुंबई जाने वाली दूसरी ट्रेन अभी भी आगे जा रही है। इस तरह वो समहाउ दोबारा से उसी ट्रेन में चढ़ जाता है और तभी उसे कौड़ी की वॉच की आवाज सुनाई देती है, कुक्कू मेरा बच्चा, मेरा छोटा बच्चा। ये सुनते ही तमिल चलती हुई ट्रेन से बाहर कूद जाता है और कौड़ी को ढूंढने लगता है, लेकिन वहां बहुत भीड़ होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अपनी स्टिक से प्लेटफॉर्म पर आवाज करता रहता है कि कौड़ी कहाँ हो, मेरे पास आ जाओ। अब शॉकिंग बात यह होती है कि उसी रेलवे स्टेशन पर कौड़ी भी मौजूद होती है, पर तभी उसे इतनी भीड़ में तमिल की स्टिक की आवाज सुनाई देती है। अब धीरे धीरे वो उसी आवाज को फॉलो करते हुए वहां पहुंच जाती है और तमिल को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इस तरह आखिर में दोनों मिल जाते हैं और मूवी हैप्पी एंडिंग पर आ जाती है। दोस्तों, इस मूवी को मैंने बहुत ही मन से एक्सप्लेन किया है और मैं ये मूवी दुनिया के हर उस इंसान को डेडिकेट करना चाहता हूं जो शायद आपकी और मेरी तरह इस दुनिया को देख भले ना पाए, पर समझते हमसे ज्यादा जरूर है। साथ ही मेरे लिए तो इस पूरी मूवी का सबसे मेन कैरेक्टर वो